हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम कक्षा 6 का पाठ 2 पढ़ेंगे और इसमें हम पौधों के समूह कैसे बनाएं ये वाले टॉपिक शुरू करते हैं। इस वाले टॉपिक से शुरू करते हैं, पौधों के समूह कैसे बनाएं। इससे पहले वाले टॉपिक्स हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ लिए थे। अब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, पौधों के समूह कैसे बनाएं। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि समूह बनाने के क्या महत्व होते हैं, हमें समूह बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, पौधों के समूह बनाने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है, पौधों के समूह क्यों बना रहे हैं हम। देखिए, इसका महत्व हमने पढ़ा था, समूह बनाने का महत्व। समूह बनाने का क्या महत्व है, समूह बनाने से पौधों और जंतुओं, मतलब पौधों के समूह भी बनाएंगे और उसके बाद आएगा जंतुओं के समूह बनाना। तो समूह बनाने से पौधों को उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर समझना और अध्ययन करना आसान हो जाएगा। जब हम पौधों के समूह बना लेंगे तो पौधों में क्या समानताएं होती हैं, कुछ पौधे एक जैसे होते हैं, उनमें कुछ समानताएं होती हैं, कुछ पौधे विभिन्न होते हैं तो उनमें विभिन्नताएं होती हैं। तो उनको, उनकी जो समानताएं और विभिन्नताएं, उनको पढ़ना, उनके बारे में समझना आसान हो जाएगा। तो इसलिए पौधों के समूह बनाने आवश्यक हैं। आप समूह बनाने के महत्व के विषय में अध्याय हमारे आसपास की सामग्री में भी और ज़्यादा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ते पौधों के समूह कैसे बनाएं। आपने देखा कि पौधों में उनके तने, पत्तियों, फूलों इत्यादि से संबंधित विशेषताओं में विभिन्नता होती है। जो पौधे होते हैं उनके तने, पत्तियाँ, फूल, इनमें विभिन्नताएं होती हैं। कुछ के तने कठोर होते हैं, कुछ के कोमल होते हैं, कुछ के तने मोटे होते हैं, कुछ के पतले होते हैं, कुछ के लंबे होते हैं, कुछ के छोटे होते हैं। तो इस तरह से पत्तियों में भी विभिन्नताएं होती हैं। कुछ की पत्तियाँ समांतर शिराविन्यास वाली होती है, कुछ की जालिका रूपी शिराविन्यास वाली होती है, कुछ की पत्तियाँ बड़ी होती हैं, कुछ की छोटी होती हैं, और कुछ पौधों के फूल होते हैं, कुछ के नहीं होते। तो इस तरह से पौधों में तने, पत्तियाँ और फूल, इनसे संबंधित विभिन्नताएं पाई जाती हैं। विभिन्न पौधों के तने मोटाई, ऊंचाई, कठोरता में भिन्न होते हैं। विभिन्न पौधे होते हैं, उनके जो तने होते हैं वो मोटाई, ऊंचाई और कठोरता में भिन्न होते हैं। कुछ के तने मोटे होते हैं, ऊंचे होते हैं और कठोर होते हैं, लेकिन कुछ पौधों के तने छोटे होते हैं, पतले होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं और कोमल होते हैं। तो इस तरह से पौधों के तने मोटाई, ऊंचाई और कठोरता में भिन्न होते हैं। जबकि जो पत्तियां हैं उनकी आकृति अलग अलग होती है, रंग अलग अलग होते हैं, आकार भी अलग अलग होते हैं, या फिर उनकी व्यवस्था में भिन्नता होती है। व्यवस्था मतलब कुछ की पत्तियां ऐसी होती हैं, कुछ पौधों की पत्तियां इस टाइप की होती हैं और कुछ पौधों की पत्तियां इस टाइप की होती हैं। ये होती है पत्तियों में व्यवस्था। आपने पिछले क्रियाकलाप 2.3 में पौधों की उपयुक्त किसी एक विशेषता के आधार पर पौधों का समूह बनाने का प्रयास किया था। देखिए, क्रियाकलाप 2.3 में हमने पौधों के समूह बनाए थे, तो उनमें इनमें से कोई ना कोई विशेषता जरूर ली थी। ये पत्तियों की या फिर तनों की, तने कैसे हैं या पत्तियां कैसी हैं, इनमें से एक विशेषता जरूर ली थी हमने। तो क्रियाकलाप 2.3 में देखते हैं। यह क्रियाकलाप 2.3, इसमें एक समान विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाइए। समान विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाइए। ये बनाए हों जैसे कि कुछ पौधों में फूल उपस्थित होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं, कुछ के तने कठोर होते हैं, कुछ के कोमल होते हैं, और खान पान का स्वभाव जंतुओं में, ये जंतुओं का है, तो हम अभी पौधों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हमने ये विशेषता ली होगी या फिर ये विशेषता भी ली होगी। तो आपने पूर्व की कक्षा में सीखा होगा कि पौधों के समूह उनकी ऊंचाई और तने के प्रकार के आधार पर शाख, झाड़ियों और वृक्षों के रूप में बनाए जा सकते हैं। छोटी क्लासों में हमने ये सीखा जरूर होगा कि जो पौधों के समूह उनकी ऊंचाई के आधार पर या फिर तने के प्रकार के आधार पर शाख, झाड़ियों और वृक्षों के रूप में बनाए जा सकते हैं। पौधों के ये समूह बनाए जा सकते हैं, एक शाख और झाड़ियाँ और वृक्ष, ये 3 समूह बनाए जा सकते हैं। पौधों के समूह उनकी ऊंचाई और तने के आधार पर। ऊंचाई मतलब जैसे ये शाख जो होती है ना, ये छोटे छोटे पौधे होते हैं, इनकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती। झाड़ियाँ जो होती हैं ये शाख से थोड़े से ऊंचे होते हैं। मान लीजिए शाख जो है ये बना दिया हमने छोटे छोटे पौधे, झाड़ियाँ थोड़ी और ऊंची ऊंची होती हैं, वो वृक्ष बहुत ऊंचे होते हैं। तो ऊंचाई के आधार पर और तने के आधार पर जो शाख होते हैं उनके तने बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, हरे रंग के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। झाड़ियाँ जो होती हैं उनके तने शाख से ऊंचे होते हैं और वृक्ष से नीचे होते हैं। झाड़ियाँ होती हैं, इनके तने कठोर होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते, शाख की तरह सॉफ्ट नहीं होते, कठोर होते हैं। और जो वृक्ष होते हैं उनके तने तो बहुत ही ऊंचे होते हैं और बहुत भारी भारी होते हैं। तो इस तरह से हम इनके समूह बना सकते हैं।
आइए पौधों की विशेषताओं का अधिक विस्तार से अध्ययन करें और इस आधार पर उनके समूह बनाएं। पौधों की और अधिक विशेषताओं का हम अध्ययन करेंगे और इस आधार पर उनके समूह बनाएंगे कि पौधों में और कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, और उनके समूह भी बनाएंगे। क्रियाकलाप आइए समूह बनाएं। आइए कुछ अन्य रोचक अवलोकनों के लिए एक बार पुनः प्रकृति की सैर पर चलते हैं। कुछ और जो पौधे हैं उनको कुछ और ज़्यादा देखेंगे, उनमें कुछ और अवलोकन करेंगे, अन्य रोचक अवलोकन करेंगे। तो इसलिए फिर दोबारा से प्रकृति की सैर करने के लिए चलते हैं। विभिन्न पौधों की ऊंचाई को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या ये सभी पौधे आपसे छोटे हैं, या आपके बराबर हैं, या आपसे अधिक ऊंचे हैं? फिर इनके तने देखने हैं। पहले तो इनकी ऊंचाई देखनी है, ऊंचाई का अवलोकन करना है। फिर इनके तने देखने हैं, तने का रंग कैसा है, भूरा है या हरा है। साथ ही उनके तनों को छूकर भी महसूस करना है। उन्हें धीरे से मोड़ने का भी प्रयास करना है। क्या आप सरलता से तनों को मोड़ सकते हैं? यह या फिर ये कठोर है, ये मुड़ नहीं रहा है या मुड़ रहा है। ध्यान रखें कि तना टूटे नहीं। देखिए, अगर टूटे नहीं, अगर खरपतवार है, मतलब ऐसे वेस्ट पौधा है, वो उग जाता है, तो उसके तने को अगर आप छू कर देखते हैं तो उनको तोड़ भी सकते हैं, क्योंकि वो अवांछनीय पौधा है। तो इस तरह के तने को आप तोड़कर भी देख सकते हैं। यह भी देखें कि पौधों की शाखाएं कहाँ से निकलती हैं। वे भूमि के निकट से निकलती हैं या तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि उनकी शाखाएं, जैसे मान लीजिए ये भूमि है, ये जड़ें हैं, और ये पौधे का तना है, तो यहाँ से निकलती हैं उनकी शाखाएं, यहाँ से ज़मीन के पास से। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जो शाखाएं हैं वो ऐसे निकलती हैं। ये मान लीजिए ज़मीन है और शाखाएं यहाँ से निकलेंगी, यहाँ से, इतनी ऊंचाई से, यहाँ से निकलती शाखाएं, यहाँ से। तो ये अवलोकन करना है कि उनकी शाखाएं कहाँ से निकलती, भूमि के निकट से निकलती हैं या तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। अपने अवलोकनों को तालिका 2.3 में दिए गए रिक्त स्थानों में भरें। कुछ उदाहरण आगे भी दिए गए हैं। ये है तालिका 2.3। तालिका 2.3 ऊंचाई और तने की प्रकृति के आधार पर पौधों के समूह। तो देखिए, सिंपल शब्दों में ये है, आसान शब्दों में, कि आपने पहले भी पौधों के बारे में जाना होगा, पढ़ा होगा ज़रूर। तो पौधे के 3 समूह आसानी से बन सकते हैं तने और ऊंचाई के आधार पर। कुछ पौधे छोटे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, उनकी ऊंचाई कम होती है और उनके तने हरे होते हैं और छोटे छोटे होते हैं, मतलब ऊंचे नहीं होते हैं। तो वो होती हैं शाख, वो पौधे शाख होते हैं। कुछ पौधे जो शाख से बड़े होते हैं, शाख से इनकी ऊंचाई शाख जो होती हैं उनसे ज़्यादा होती है, और ज़मीन के पास से ये शाखाएं निकलती हैं। ये होती झाड़ियाँ। और ये जो तने होते हैं ये कठोर होते हैं और भूरे रंग के भी होते हैं। उसके बाद आते हैं पेड़, वृक्ष भारी भारी होते हैं, इनके तने भारी भारी होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। ये हमसे भी काफ़ी ऊंचे होते हैं और इनकी शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं ऐसे। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये आपने ज़रूर पहले भी पढ़ रखी होंगी। तो इस तरह से शाख, झाड़ी और वृक्ष के समूह में हम पौधों को बांट सकते हैं। ये तालिका दे रखी है, क्रम संख्या 1, 2, 3 है। पौधे के नाम है, जैसे आम, गुलाब, टमाटर। ऊंचाई जैसे छोटा है, मध्यम है या बहुत ऊंचा है। तने की प्रकृति, तना हरा है या भूरा है, कठोर है या कोमल है, मोटा है या पतला है। शाखाओं के प्रकटन, मतलब जो शाखाएं हैं वो जमीन के निकट से निकलती हैं या तने में ऊंचाई पर निकलती हैं। पादप समूह के नाम, पौधों के समूह के नाम, वो वृक्ष है, झाड़ी है या शाख है। तो देखिए, आम जो है ऊंचा होता है, इसका जो तना है ये भूरा होता है। जो तना कठोर या कोमल में से कठोर होता है और मोटा होता है। भूमि के निकट से नहीं, इसकी जो शाखाएं हैं भूमि के निकट से नहीं निकलती, तने की ऊंचाई पर निकलती हैं। ये होता है वृक्ष। ऐसा पौधा वृक्ष होता है जिसका तना ऊंचा होता है, भूरा होता है, कठोर होता है, मोटा होता है, और जो शाखाएं तने में ऊंचाई पर निकलती हों, तो वो होते हैं वृक्ष। फिर गुलाब का फूल देखेंगे हम। ये गुलाब का फूल है ना, इसकी ऊंचाई मध्यम होती है, ज़्यादा ऊंची नहीं होती, ज़्यादा नहीं होती इसकी ऊंचाई, और इसका तना भूरा होता है। ये भी कठोर होता है और पतला होता है, लेकिन इसका तना भूमि के निकट से ही ये शाखाएं भूमि के निकट से ही निकलती हैं। इनकी शाखाएं भूमि के निकट से ही निकलती, झाड़ियाँ, जैसे झाड़ियों में होता है। और पादप का समूह, इसका मतलब ये झाड़ी होती है। गुलाब का जो पौधा होता है वो झाड़ी होती है। फिर टमाटर देखेंगे। टमाटर की ऊंचाई छोटी होती है,
और इसका तना हरा होता है और कोमल होता है, पतला भी होता है और इसकी शाखाएं ज़मीन के निकट से निकलती हैं। ये होती है शाख। तो इस तरह से यहाँ पर 4, 5, 6, 7 यहाँ पर आप लिख सकते हैं नीम, यहाँ पर लिख सकते हैं बेर का पौधा, या गुड़हल लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं धनिया, और यहाँ पर भी कोई भी और पौधा लिख सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे अमरूद। तो यहाँ पर ऐसे ही भरने हैं। यहाँ पर वृक्ष, ये वृक्ष है, ये झाड़ी है, ये शाख है, ये वृक्ष है, इस तरह से भर देना है। इनके अलावा आप अपनी तरफ से कोई भी नाम लिख सकते हैं। ये तो मैंने लिखे हैं, आप अपनी तरफ से कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो आपको शाख, झाड़ियों, वृक्षों के बीच में क्या अंतर दिखाई दिए? ये सब अंतर दिखाई दिए। ये तालिका 2.3 में दी गई जानकारी के आधार पर हम पौधों के समूह शाख, झाड़ी और वृक्ष के रूप में कैसे बना सकते हैं? हम इस प्रकार से शाख, झाड़ी और वृक्ष के समूह बना सकते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, उनके तने मोटे होते हैं, कठोर होते हैं, भूरे होते हैं, काष्ठीय मतलब लकड़ी जैसे होते हैं। उनकी शाखाएं भूमि से दूरी पर तने के कुछ ऊंचाई से निकलती हैं और ऐसे पौधों को वृक्ष कहा जाता है। ये हो गए वृक्ष। ये वृक्षों की विशेषताएं हैं। उदाहरण के लिए जैसे आम का पेड़। इसके बाद यहाँ पर देखिए आम का पेड़, ये वृक्ष है। इसके तने मोटे होते हैं और यहाँ से शाखाएं निकलती काफ़ी ऊंचाई पर, भारी भारी होते हैं ये। और इनके जो ये तने हैं, इनसे लकड़ियाँ भी बनाई जाती हैं। कठोर होते हैं ये, मोटे मोटे होते हैं, भूरे रंग के होते हैं और ये बहुत ऊंचे होते हैं। इसके बाद आती है झाड़ी। झाड़ी देखिए इस टाइप की होती है। ये झाड़ी में जो तना अलग से नहीं दिख रहा है, ये जो शाखाएं ज़मीन के पास से ही निकल रही हैं। और झाड़ियाँ ज़्यादातर कांटेदार होती हैं। कुछ पौधों के तने वृक्षों की तरह ऊंचे नहीं होते। प्राय इस प्रकार के पौधों के अनेक भूरे रंग के काष्ठीय तने होते हैं। अनेक तने मतलब यहाँ पर ऐसे है ना, झाड़ी यहाँ से शाखाएं निकलती, यहाँ से तो ऐसा लगता है इसके अनेक तने हैं, यहीं से निकलती हैं ये। इस प्रकार के पौधों के अनेक भूरे रंग के काष्ठीय लकड़ी जैसे तने होते हैं जो भूमि के निकट से शाखाओं के रूप में निकलते हैं। ये तने कठोर होते हैं, लेकिन वृक्ष के तने जितने मोटे नहीं होते। ये कठोर होते हैं, इसको तोड़कर देखेंगे तो आसानी से नहीं टूटते, लेकिन ये तने जो हैं वृक्ष के तनों जितने मोटे नहीं होते। ऐसे पौधों को झाड़ी कहा जाता है। उदाहरण के लिए गुलाब का पौधा। कुछ पौधे, अब देखिए ये होती झाड़ियाँ जो ज़्यादा ऊंचे नहीं होते और ज़्यादा मोटे भी नहीं होते, लेकिन कठोर होते हैं, भूरे रंग के इनके तने होते हैं और कांटेदार होते हैं ज़्यादातर ये। कुछ पौधे आकार में छोटे होते हैं, उनके तने कोमल और हरे होते हैं, इन्हें शाख कहा जाता है। उदाहरण के लिए टमाटर का पौधा। अब इसके बाद 2 तरह के पौधे और होते हैं। बेल देखी होंगी आपने, जो बेलें, उनको चाहे कितनी भी कोशिश कर लो ज़मीन पर रखने की, वो अपने आप ही ऊपर चढ़ जाती हैं, जैसे गिलोय की बेल। और ये होती है आरोही का मतलब ऊपर चढ़ना, क्लाइंबर, इंग्लिश में क्लाइंबर बोलते हैं, मतलब ये ऊपर चढ़ने वाली। तो आरोही लताएं होती हैं, आरोही बेलें। और कुछ बेलें ऐसी होती हैं जो ज़मीन पर ही फैल जाती हैं। उनको हम अगर रस्सी के सहारे पकड़कर चढ़ाना चाहेंगे तो चढ़ जाएंगी, लेकिन अपने आप नहीं चढ़ेंगी। और ये जो आरोही लताएं हैं, इनको कितनी भी कोशिश कर लेंगे नीचे रोकने की, लेकिन ये चढ़ती हैं। हमारे यहाँ पर एक पौधा है और उस पर गिलोय की बेल चढ़ी हुई है, बहुत ऊपर तक चली गई है। आंवला का पौधा है, वो बिल्कुल घेर रखा है इसने, और हमने कभी इसको ऊपर चढ़ाने की कोशिश भी नहीं करी है, फिर भी ये ऊपर चढ़ जाती है। कुछ पौधों के तने दुर्बल होते हैं। इनके तने हैं ना, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही दुर्बल होते हैं। उनको ऊपर चढ़ने और बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है, बस अपने आप चढ़ जाते हैं फिर। कुछ पौधे भूमि की सतह पर फैलकर बढ़ते हैं और उनको विसर्पी लता या क्रीपर कहते हैं। क्रीपर मतलब रेंगने वाले, जो ज़मीन पर रेंगते रहते हैं, वो होती हैं विसर्पी लताएँ। और क्लाइंबर मतलब ऊपर चढ़ने वाले, जो ऊपर चढ़ती हैं जो बेलें, वो होती हैं आरोही लताएँ। आरोही लताएँ जैसे गिलोय की बेल। भूमि पर फैलने वाले जैसे पेठा या कद्दू या तरबूज की बेल या खरबूजा,
इनकी बेलें जो होती हैं वो विसर्पी लताएं होती हैं। ऐसी कौन सी अन्य विशेषताएं हो सकती हैं जिनके आधार पर आप पौधों के विभिन्न समूह बना सकते हैं? आइए एक और क्रियाकलाप के माध्यम से जानने का प्रयास करें। तो यहाँ पर तो हमने ऊंचाई और तने के प्रकार से समूह बनाए हैं। अब हम एक क्रियाकलाप और करते हैं। क्रियाकलाप आइए तुलना करें। तो देखिए बिल्कुल आसान भाषा में ये है कि एक समूह हम और बना सकते हैं, मतलब पत्तियों को देखकर पौधों के समूह बना सकते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां इस तरह की होती हैं, कुछ पौधों की पत्तियां इस तरह की होती हैं, कुछ पौधों की पत्तियां इस तरह की होती हैं। तो इस तरह से भी हम पौधों को समूह में बांट सकते हैं कि किस पौधे की पत्तियां किस तरह की होती हैं। प्रकृति के सैर के समय आपके द्वारा एकत्रित की गई विभिन्न पौधों की पत्तियों को देखें। क्या आपको इन पत्तियों की आकृति और संरचना में भिन्नता दिखाई देती है? यहाँ पर देखिए इस पौधे की पत्ती ऐसी है, इसमें देखिए ये जाली सी बनी हुई है, ये जाल सा बन गया है। यहाँ से भी निकलती हैं, यहाँ से भी निकलती है, यहाँ से भी। इसमें देखिए ये सीधी है और इधर ऐसे 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 है और इधर भी ऐसे ऐसे। इसमें देखिए यहाँ से ऐसे जाती है, ये ऐसे। इनको सिराएं बोलते हैं। ये सभी ये मध्य सिरा है जो बिल्कुल बीचों बीच से जा रही है, ये भी मध्य सिरा है। और ये साइड में ये अन्य सिराएं हैं, इधर ये अन्य सिराएं हैं ये। तो ये जाल सा बन गया। यहाँ पर देखिए ये जो डिजाइन है इसको बोलते हैं सिरा विन्यास, और जाल सा बन गया तो इसलिए बोलते हैं जाली का रूपी सिरा विन्यास। यह है गुड़हल की पत्ती। गुड़हल की पत्ती है। गुड़हल की पत्ती का जो सिरा विन्यास होता है, मतलब ये जो डिजाइन सा होता है, इसको बोलते हैं सिरा विन्यास। गुड़हल की पत्ती का जो सिरा विन्यास होता है वो जाली का रूपी सिरा विन्यास होता है, क्योंकि ये जो सिराएं हैं ये बीच के हैं मध्य सिरा और ये अन्य सिराएं हैं, ये सब मिलकर एक जाल सा बनाती हैं, एक डिजाइन सा बनाती है जो कि जाल सा बनता है। तो इसको बोलते हैं जाली का रूपी सिरा विन्यास। इधर देखिए ये इस टाइप की हैं, ये बीच में एक मध्य सिरा है लेकिन साइडों में जाल सा नहीं बनता है। यहाँ पर इधर जाल सा नहीं बनता है। तो ये है समांतर सिरा विन्यास। यहाँ पर समांतर, यहाँ पर देखिए ये इसके समांतर है, इसके समांतर, इस तरह से ही ऐसे समांतर सिरा विन्यास युक्त केले की पत्ती। और फिर तीसरी तरह की ये है, यहाँ पर भी कोई जाल सा नहीं बनता और यहाँ से ये जो है सिराएं ये इस तरह से सीधी सीधी जाती हैं, ऐसे ऐसे जाती हैं सीधी सीधी। ये भी समांतर सिरा विन्यास युक्त घास की पत्ती है। ये है केले की पत्ती, ये है घास की पत्ती। इसमें भी समांतर सिरा विन्यास है और इसमें भी समांतर सिरा विन्यास है। ये ध्यान रखना है। ये आपको दिख रही होंगी, जैसे आपकी नोटबुक है उसमें लाइनें होती हैं ऐसे ऐसे, वो समांतर होती हैं। तो ये देखिए ये लाइनें इस तरह से, ये सिराएं इस तरह से समांतर हैं, और इसमें भी ये ऐसे ही दिख रही हैं। यहाँ पर देखिए समांतर हैं और इधर भी ये भी समांतर हैं। विभिन्न प्रकार के सिरा विन्यास को प्रदर्शित करने वाली पत्तियाँ। तो हमने पत्तियों के आधार पर समूह बना दिए हैं। विभिन्न प्रकार के सिरा विन्यास वाली पत्तियाँ कि कौन से पौधे की पत्तियाँ किस तरह की हैं। तो कुछ पौधों को हम अलग रख लेंगे जिनकी पत्तियाँ ऐसी हैं, जाली का रूपी सिरा विन्यास वाली। कुछ पौधों की पत्तियाँ समांतर सिरा विन्यास वाली। तो इस तरह से हम समूह बना सकते हैं। आप पौधों की पत्तियों पर पतली रेखाएं देख सकते हैं। इन पतली रेखाओं को सिराएं कहते हैं। सिराओं द्वारा दर्शाए गए पैटर्न को सिरा विन्यास कहते हैं। ये जो डिजाइन से बन गया इसको सिरा विन्यास कहते हैं। आपको चित्र 2.4 और चित्र 2.4 ख में, मतलब क और ख में दिखाई गई पत्तियों के सिरा विन्यास में क्या अंतर दिखाई देते हैं? यहाँ पर ये जाल जैसा है और ये समांतर सिराएं समांतर हैं, इसमें भी इसमें भी। आप कुछ पत्तियों में मोटी मध्य सिरा के दोनों ओर सिराओं का एक जाल जैसा पैटर्न देख सकते हैं। ये जो बीच में सिरा है ना, ये बीच में जो एक सिरा है ये वाली, इसको बोलते हैं मध्य सिरा। मैंने पहले भी बता दिया है। इसमें यहाँ पर भी मध्य सिरा बोलते हैं इसको भी। और इसमें देखिए जाल सा बन गया है। आप कुछ पत्तियों में मोटी मध्य सिरा के दोनों ओर सिराओं का एक जाल जैसा पैटर्न देखते हैं। इस पैटर्न को जाली का रूपी सिरा विन्यास कहा जाता है। उदाहरण के लिए गुड़हल की पत्ती में इस सिरा विन्यास पैटर्न को प्रदर्शित चित्र 2.4 क इस सिरा विन्यास पैटर्न को प्रदर्शित करती है। आप देख सकते हैं कि कुछ पत्तियों में सिरा विन्यास समांतर चलती हैं, यहाँ पर जैसे यहाँ पर और यहाँ पर। मैंने पहले भी अच्छी तरह से बता दिया है। इस पैटर्न को समांतर सिरा विन्यास कहा जाता है। उदाहरण के लिए केले और घास की पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास होता है, जैसे चित्र ख और ग में दिखाए गए। क्या आपको लगता है कि पत्तियों में पाए जाने वाले सिरा विन्यास के आधार पर पौधों के समूह बनाए जा सकते हैं? हाँ, बनाए जा सकते हैं।
कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियों में समांतर शिराविन्यास होता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है। आइए अब पौधों की जड़ों के बारे में जानते हैं और उनका अन्वेषण करते हैं, उनके बारे में ज़्यादा जानते हैं। क्या सभी पौधों की जड़ें एक जैसी होती हैं? क्या ये जड़ें एक जैसी होती हैं या सभी पौधों में जड़ें होती हैं? इसके बारे में हम और जानते हैं। तो ये है क्रियाकलाप 2.6। आइए पता लगाएं। आप किसी ऐसे खुले मैदान में जाएं जहां जंगली शाख और घास उग रही हो, क्योंकि देखिए पौधे उखाड़ने पड़ेंगे हमें, जड़ों को देखने के लिए तो पौधों को उखाड़ना पड़ेगा। तो हम ऐसे पौधे को नहीं उखाड़ेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी हो। जो ये खरपतवार होते हैं जो ऐसे ही उग जाते हैं उनको उखाड़ेंगे, जंगली शाख को उखाड़ेंगे, जंगल में ऐसे ही उग जाते हैं, और घास जहाँ पर घास उग रही हो, इन दोनों को हम उखाड़ कर देखेंगे। इस अभ्यास के लिए आप 2 छोटे शाखों का उपयोग कर सकते हैं। खुरपी की सहायता से जड़ों को हानि पहुंचाए बिना, मतलब जड़ नहीं टूटनी चाहिए, इन पौधों को उखाड़ेंगे तो जड़ नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि जड़ों के बारे में तो हमें जानना है, जड़ों को देखना है हमें। कुछ प्रकार के शाखों को सावधानीपूर्वक खोद कर बाहर निकालें। शाखों को निकालने से पहले आप मिट्टी को गीला करके ढीला कर सकते हैं। मिट्टी अगर कठोर हो तो पहले पानी डाल दें और थोड़ी देर वेट कर लें, ताकि जो मिट्टी है सॉफ्ट हो जाए और ये जो शाख है ये आसानी से निकल जाए, मतलब पौधे आसानी से जड़ सहित खिंच जाएं। जड़ों को पानी से धोएं और उनका अवलोकन करें। इन जड़ों को पानी से धोएं और उनको अच्छी तरह से देखें। अवलोकन के बाद शाख को दोबारा लगाकर सुनिश्चित करें कि शाख लगातार जीवित रहे और वृद्धि करे। अवलोकन करने के बाद, मतलब जब आप अच्छी तरह से देख लें तो वापस इन पौधों को दोबारा से ज़मीन में वहीं पर लगा दें जहाँ पर पहले लगे हुए थे, और उनको देखना है कि ये जीवित हैं, जीवित रहेंगे, ये वृद्धि करेंगे या नहीं करेंगे ये पौधे, ये अवलोकन करना है। तो यहाँ पर देखिए एक पौधा हमने इस तरह का लिया था जिसकी जड़ें इस तरह की हैं, ये जड़ें। यहाँ पर देखिए जड़ें इस तरह की है, एक यहाँ ज़मीन है, ये मुख्य जड़ है, ये जड़ इस तरह की है नीचे, और ये दूसरी और जड़ें हैं इसी में से निकली हुई हैं, और इन जड़ों में से भी छोटी छोटी और जड़ें निकलती हैं, ये छोटी छोटी और जड़ें निकल रही हैं। तो ये जो बीच में जड़ है इसको बोलते हैं प्राथमिक जड़, और इस प्राथमिक जड़ से ही ये द्वितीय जड़ निकलती है, ये द्वितीय, ये तृतीय जड़ निकलती हैं, ये द्वितीय में से और जड़ें निकलती हैं, ये है तृतीय जड़ें। तो यहाँ पर ये मेन जड़ है। अब इसमें देखिए, इसमें कोई मेन जड़ नहीं है, सारी जड़ें ऐसी ही हैं इस टाइप की। तो रेसे सी, मतलब गुच्छेदार रेसेदार हमें ये दिख रही है। तो इन दोनों जड़ों में आप अंतर देख सकते हैं। इस तरह की जड़, जो इस तरह की जड़ है जिसमें प्राथमिक जड़ होती है, द्वितीय और तृतीय जड़ें होती हैं, उनको बोलते हैं मूसला जड़। ये पूरी जड़ है, इसको बोलते हैं जड़ तंत्र। तो इस तरह की जड़ को मूसला जड़ बोला जाता है। और यहाँ पर ये जो जड़ है इसको बोला जाता है झकड़ा जड़ या फिर रेसेदार जड़। ये पूरा जड़ तंत्र है, मतलब जड़ के साथ ये प्राथमिक जड़ें भी हैं, जड़ के साथ ये छोटी छोटी और जड़ें भी हैं, तो इनको बोला जाता है जड़ तंत्र। इस पूरे हिस्से को, ज़मीन के नीचे जो भी हिस्सा होता है उसको बोला जड़ तंत्र। तो ये है मूसला जड़, ये है झकड़ा या रेसेदार जड़। तो ये हैं जड़ों के प्रकार। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें मूसला जड़ें होती हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें रेसेदार जड़ें होती हैं। आपके द्वारा एकत्रित किए गए पौधों की जड़ों में क्या समानताएं हैं? हमने जो 2 पौधे उखाड़े हैं उनकी जड़ों में क्या समानताएं हैं और क्या विभिन्नताएं हैं? चित्र 2.क और चित्र 2.ख में प्रदर्शित पौधों की जड़ों में आप क्या भिन्नताएं देखते हैं? चित्र 2.क में सरसों के पौधे की जड़ों को ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। इस पौधे की जड़ में एक मुख्य जड़ होती है जिससे छोटी छोटी पार्श्व जड़ निकलती हैं। ये जो और छोटी छोटी जड़ें हैं इनको पार्श्व जड़ बोला जाता है। ये है प्राथमिक जड़ जो इस टाइप की होती है, अंदर तक जाती है ज़मीन में, और इससे और जड़ें निकलती हैं द्वितीय और तृतीय, तो इनको पार्श्व जड़ें बोलते हैं। द्वितीय और तृतीय जड़ों को पार्श्व जड़ बोला जाता है। इसको बोलते हैं मुख्य जड़, बीच की प्राथमिक जड़। इसमें एक मुख्य जड़ होती है जिसे प्राथमिक जड़ बोला जाता है और जिससे छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकलती हैं। ऐसी जड़ों को मूसला जड़ कहते हैं। ये जो जड़ हैं ऐसी जड़ों को मूसला जड़ कहते हैं। मूसला जड़ वाले एक अन्य पौधे का उदाहरण गुड़हल है, जिसे आपने क्रियाकलाप 2.1 में देखा और तालिका 2.1 में अंकित किया। गुड़हल का पौधा। चित्र 2.5 ख में दिखाया गया कि पौधा एक सामान्य घास का पौधा है। ये देखिए, ये एक सामान्य घास का पौधा है ये, और इसकी जो जड़ है वो
उसमें कोई मुख्य जड़ नहीं है, सारी जड़ें रेसे जैसी हैं। इस पौधे की जड़ें समान माप की पतली जड़ों के गुच्छों के रूप में दिखाई देती हैं जो तने के आधार से निकलती हैं। यहाँ से, यहीं से निकलती, देखिए सारी जड़ें इस तरह से। और आप देखेंगे ये पत्तियाँ भी ऊपर ऐसे निकलती हैं, इस तरह से, ऐसे यहीं से ये नीचे की तरफ ज़मीन से ज़मीन के अंदर ऐसे निकलती हैं और ऊपर की तरफ यहाँ ज़मीन के पास से ऊपर की तरफ निकलती हैं, जो तने के आधार से निकलती हैं। ऐसी जड़ों को झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। क्या आपके संग्रह में कोई अन्य घास सम्मिलित है? यदि हाँ तो इसकी जड़ें किस प्रकार की हैं? इसकी जड़ें रेशेदार जड़ें हैं। क्या किसी पौधे की पत्ती में शिराविन्यास के प्रकार और उसकी जड़ के प्रकार के बीच में कोई संबंध होता है? हम कैसे इसका पता लगा सकते हैं? तो देखिए, जिस भी पौधे की जड़ इस टाइप की होगी, मूसला जड़, उसकी जो पत्तियां हैं वो इस टाइप की होंगी, जालिका रूपी शिराविन्यास वाली। यहाँ पर देखिए जड़ में ये मेन जड़ है, मुख्य जड़ इस तरह से या मुख्य सिरा है, और इसमें से फिर और अन्य सिराएं निकलती हैं ऐसे। जैसे जड़ में मुख्य जड़ से, प्राथमिक जड़ से द्वितीय जड़ें या तृतीय जड़ें या पार्श्व जड़ें निकलती हैं, उसी तरह से यहाँ मध्य सिरा है, मध्य सिरा में से ये अन्य सिराएं निकलती हैं। तो जालिका रूपी शिराविन्यास, जिस पौधे की जड़ें मूसला जड़ होंगी उस पौधे की पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास होगा। जिस पौधे की जड़ें रेशेदार जड़ होंगी उस पौधों की पत्तियों में, उस पौधे की पत्तियाँ जो हैं वो समांतर शिराविन्यास वाली होंगी, इस तरह की। जिस पौधे की जड़ें रेशेदार होंगी उसकी पत्तियाँ समांतर शिराविन्यास वाली होंगी, जैसे कि ये रही। क्या किसी पौधे की पत्ती में शिराविन्यास के प्रकार और उसकी जड़ के प्रकार के बीच में कोई संबंध होता है? हम कैसे इसका पता लगा सकते हैं? तो ये है क्रियाकलाप 2.7। आइए संबंध ढूंढें और विश्लेषण करें। अपने विद्यालय की नर्सरी में, पौधाघर में जाएं, जहाँ पर पौधे लगे होते हैं उसको बोलते हैं नर्सरी, उस जगह को, अथवा किसी अन्य नर्सरी में से 5 सामान्य पौधों की पौध एकत्रित करें। छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, बीज से जो छोटे छोटे पौधे बनते हैं उन्हें पौधे कहते हैं, और उन्हें अपने विद्यालय के उद्यान में लगाएं। ऐसे पौधों के उदाहरण जैसे लेमन घास लगा सकते हैं आप, ज्वारांकुश भी बोलते हैं इनको, गेंदा लगा सकते हैं, सदाबहार लगा सकते हैं, सदाबहार को पेरीविंकल भी बोलते हैं, और अन्य फूल वाले पौधे हो सकते हैं, इनको लगा सकते हैं आप। उन्हें लगाने से पहले उनकी जड़ों और पत्तियों के शिराविन्यास का अवलोकन करें। उन्हें लगाने से पहले उनकी जड़ें देखें और पत्तियाँ देखें। अपने अवलोकनों को तालिका में भरें। तो देखिए जैसे लेमन घास है, उसकी शिराविन्यास देखा तो समांतर शिराविन्यास है, इस तरह की पत्तियाँ हैं, इस तरह की इसकी। और उसकी जड़ें देखी तो रेशेदार जड़ें हैं। इसी तरह से जैसे मान लीजिए गेंदा है, गेंदे का फूल देखा तो इसकी पत्तियां हैं वो है जालिका रूपी शिराविन्यास वाली, और इसकी जड़ें जो है वो है मूसला जड़। तो इस तरह से हम इन पौधों को भी देखेंगे। सदाबहार का पौधा जो है उसकी भी जालिका रूपी शिराविन्यास और मूसला जड़। तो क्या आपको इन पौधों की पत्तियों के शिराविन्यास और जड़ों के मध्य कोई संबंध दिखाई देता है? मैंने पहले ही बता दिया, जिस पौधे की पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास होगा उस पौधे की जड़ें मूसला जड़ होंगी। जिस पौधे की पत्तियों में समांतर शिराविन्यास होगा उस पौधे की जड़ें रेशेदार जड़ें होंगी। सदाबहार के पौधे में मूसला जड़ें और पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है। यहाँ पर सदाबहार लिख सकते हैं, वैसे मैंने बता दिया था, जालिका रूपी शिराविन्यास और मूसला जड़ें। यह जानने की कोशिश करें कि क्या जालिका रूपी शिराविन्यास वाले अन्य पौधों की जड़ें भी मूसला जड़ होती हैं। हाँ, ये सत्य है। जिस पौधे की पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास होगा उस पौधे की जड़ें भी मूसला जड़ें होंगी। दूसरी ओर लेमन घास जो होती है उसकी पौधे की जो जड़ें हैं वो झकड़ा जड़ें हैं और पत्तियों में समांतर शिराविन्यास होता है। क्या अन्य पौधे जिसमें समांतर शिराविन्यास होता है उनमें भी झकड़ा जड़ें होती हैं? हाँ, जिन पौधे की पत्तियों में समांतर शिराविन्यास होता है उसकी जड़ें झकड़ा जड़ें होती हैं। सामान्यतः जिन पौधों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है उनकी मूसला जड़ें होती हैं, जबकि जिनमें समांतर शिराविन्यास होता है उसकी झकड़ा जड़ें होती हैं। ये आपको नोट करना है, याद रखना है। जिन पौधों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है उसमें मूसला जड़ें होती हैं, जबकि जिनमें समांतर शिराविन्यास होता है उनमें झकड़ा जड़ें होती हैं।
चने का पौधा मूसला जड़ और पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास का एक अन्य उदाहरण है। चने का पौधा लेंगे और उसकी जड़ें देखेंगे और पत्तियां देखेंगे। तो चने के पौधे की मूसला जड़ होती हैं और पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है। गेहूं का पौधा, इसमें झकड़ा जड़ें होती हैं और पत्तियों में समांतर शिराविन्यास होता है। चौथा समूह ये है, क्या किसी पौधे के बीज, जड़ के प्रकार और पत्ती के शिराविन्यास में आपस में संबंध है? क्या जड़ के, देखिए जड़ और पत्ती के बीच में, देखिए जड़ के प्रकार और पत्ती के जो शिराविन्यास है उनके बीच में तो संबंध है, उनके बीच में तो संबंध है। लेकिन क्या किसी पौधे के बीज, जड़ के प्रकार और पत्ती के शिराविन्यास में संबंध है? मतलब बीज में भी कुछ संबंध है जड़ों और शिराविन्यास का। क्या सभी बीज एक जैसे होते हैं? नहीं, सभी बीज एक जैसे तो नहीं होते, ये तो आपको पता है। क्रियाकलाप 2.8, आइए तुलना करें। चने और मक्का के कुछ बीजों को 2 या 3 दिन के लिए पानी में भिगो दें। चने के बीज का आवरण हटाकर बीजों की संरचना देखें। मतलब चने और मक्का के बीजों को 2-3 दिन के लिए पानी में भिगो दें और वो फूल जाएंगे तो उनके ऊपर जो कवर होता है ना पतला सा, उसको हटाएंगे। और जब उनके कवर को हटाएंगे तो हम अंदर क्या देखते हैं? अब चने और मक्का के बीजों की संरचना का अवलोकन करें। ये देखिए, चने के बीज को देखेंगे तो उसमें 2 पत्री सी हो जाएंगी, 2 हिस्से इस तरह के हो जाएंगे। और मक्का का जो बीज है वो इस तरह का होता है, तो 2 पत्री हो जाएंगी, तो इसको बोलते हैं द्विबीज पत्री। जैसे राजमा को अगर हम भिगोएंगे तो उसकी भी 2 पत्री सी अलग अलग हो जाती हैं। तो ये होता है द्वि का मतलब 2, बीज पत्री, एक बीज की 2 पत्री। तो द्विबीज पत्री होता है ये, जिस बीज के 2 पत्र हो जाए, 2 हिस्से हो जाए बराबर बराबर। और एक बीज पत्री, बीज इस तरह का होता है, मक्का का है जैसे। तो यह है द्विबीज पत्री, यह है एक बीज पत्री। आप देखेंगे कि चने के बीज अपने बीज आवरण का मतलब बीज के ऊपर जो कवर होता है, चने के बीज अपने बीज आवरण के अंदर 2 भागों में विभक्त हो जाता है। प्रत्येक भाग को बीज पत्र कहते हैं। एक बीज पत्र ये है, एक बीज पत्र ये है, या कोटिलीडन कहते हैं। इंग्लिश में कोटिलीडन कहते हैं। जिन पौधों के बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री कहते हैं, या डाइकोटिलीडन्स, मतलब डाई का मतलब 2, या डाइकोट कह देते हैं शॉर्ट में। मक्का के बीज जो होता है उसमें एक पतला बीज पत्र होता है। ये ऐसे बीज वाले पौधों को एक बीज पत्री कहते हैं, मोनोकोटिलीडन्स। मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब 2, मोनोकोट कहा जाता है या शॉर्ट में। आप पौधों में पत्ती के शिराविन्यास, जड़ों के प्रकार और बीजों में बीज पत्रों की संख्या में परस्पर क्या संबंध देखते हैं? तो देखिए, जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं ना, उनमें जालिका रूपी शिराविन्यास होता है और मूसला जड़ होती है। और एक बीजपत्री पौधा होता है, उनकी जो पत्तियां होती है उसमें समांतर शिराविन्यास होता है और जो जड़ें होती हैं वो झकड़ा जड़ होती हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से देख सकते हैं कि देखिए, मान लीजिए ये द्विबीजपत्री है, मतलब एक पौधा है और उसकी जड़ें मूसला जड़ हैं, जड़ें उसकी मूसला जड़ हैं इस तरह की। उसकी पत्तियां होंगी ऐसी, उसमें भी ये बीच में मध्य सिरा होगी और साइडों में ऐसे ये सिराएं होंगी, इनका जाल सा बना होगा। और इनके जो बीज होंगे वो इस तरह के होंगे, मतलब 2 बीज पत्री बन जाएंगी इसमें। और जो समांतर शिराविन्यास वाले होंगे, जो पौधे जिनकी पत्तियों में समांतर शिराविन्यास होता है, उसकी जड़ें तो ऐसी मिलेगी रेशेदार, और पत्तियां ऐसी मिलेंगी। इस टाइप की, और बीज ऐसे मिलेंगे जैसे ये सिंगल, जैसे गेहूं का दाना होता है या फिर इसका मक्का का, इस तरह के। तो ये हो गए। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकला है, ये ध्यान रखना आपको। ये निष्कर्ष निकलता है कि जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें जालिका रूपी शिराविन्यास होता है और उनकी जड़ें मूसला जड़ होती हैं। द्विबीजपत्री पौधे जो होते हैं उनमें जालिका रूपी शिराविन्यास होता है और मूसला जड़ें होती हैं। और जो एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं जिनका बीज जो है वो 2 भागों में ना बटे, उनकी पत्तियां समांतर शिराविन्यास वाली होती हैं और जड़ें रेशेदार जड़ें होती हैं। एक बीजपत्री पौधों में समांतर शिराविन्यास होता है और जड़ जो है वो झकड़ा जड़ होती है,
या रेशेदार जड़ होती है। आपने पौधों के समूह बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ विशेषताओं के विषय में पढ़ा है। आइए अब हम जंतुओं के समूह बनाएंगे। जंतुओं के समूह बनाएंगे अब हमने पौधों के समूह बनाए हैं कि ऊंचाई के आधार पर शाख झाड़ी वृक्ष, आरोही लता, विसर्पी लता। उसके बाद जड़ों के आधार पर मूसला जड़, जकड़ा जड़। पत्तियों के आधार पर समांतर शिराविन्यास और जालिका रूपी शिराविन्यास। और बीजों के आधार पर द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। तो इस तरह से हमने पौधों के समूह बनाए हैं। अब हम जंतुओं के समूह बनाएंगे। जंतुओं के समूह कैसे बनाएंगे अब हम? तो जंतु के समूह हम ऐसे बना सकते हैं, कुछ जंतु जल में रहते हैं, कुछ जंतु स्थल पर रहते हैं, कुछ जंतु मरुस्थल में रहते हैं, कुछ बर्फ में रहते हैं, कुछ जंतु उड़ते हैं, कुछ पैरों से चलते हैं। तो इस तरह से जंतुओं के बहुत सारे समूह बन सकते हैं। तो देखिए, जंतुओं के समूह बनाना हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में देखेंगे कि जंतुओं के समूह कैसे बनाएं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आप एक साथ देखोगे तो आपको बहुत बड़ा वीडियो लगेगा। तो हम अगले वीडियो में ये पढ़ेंगे जंतुओं के समूह कैसे बनाएं। तो यहाँ तक आपको ये सब समझ आ गया होगा। ये जो टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं ये आपको सब समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ आ गए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।